जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे आधुनिक इतिहास के सीरीज का 34वां वीडियो है और आज का टॉपिक है ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव भाग 4। इससे पहले वाले 3 भाग में हम लोगों ने सबसे पहले देखा था कि कृषि का व्यवसायीकरण कैसे कैसे हुआ और उद्योगों के नाम पर भारत में केवल हस्तशिल्प उद्योग था, उसे अंग्रेज़ों ने कैसे तहस नहस और बर्बाद कर दिया। और तीसरे भाग में हम लोगों ने देखा था कि भारत से धन बहकर इंग्लैंड कैसे जा रहा था, यानी कि धन के निकासी का सिद्धांत का अध्ययन किया था। आइए अब चौथे भाग में देखते हैं कि भारत में औद्योगिकरण कैसे हुआ, भारत में उद्योगों का विकास कैसे हुआ। आइए समझते हैं इस बात को। अगर बात करें उद्योग से संबंधित बात करेंगे तो वर्तमान अर्थव्यवस्था को अतीत की अर्थव्यवस्था से जोड़कर देख सकते हैं, यानी कि वर्तमान अर्थव्यवस्था की जड़ें अतीत में छुपी हुई है। जब दुनिया में उद्योगों का विकास हो रहा था, हम बात कर रहे हैं 1947 से पहले, यानी कि अब वो 1850 के बीच में, 1850 कह सकते हैं या 1750 के बीच में, क्योंकि वहाँ से 1750 से औद्योगिकरण का विकास होने लगा था। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी। तो 1750 से हम लोग 1947 के बीच में देखेंगे कि दुनिया में उद्योगों का विकास हो रहा था। उसी समय भारत में दबाया जा रहा था, यानी कि उद्योगों को दबाया जा रहा था, क्योंकि भारत को केवल कच्चा माल का उत्पादक राष्ट्र बनाकर अंग्रेज़ों ने छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें कच्चे माल की ज़रूरत थी अपने मशीनों को पेट भरने के लिए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बहुत सारी मशीनें लगाई गई, जिससे उत्पादन में कई गुणात्मक वृद्धि हुई थी। इसलिए उन मशीनों को कच्चा माल चाहिए था, इसलिए भारत में उद्योगों को विकसित होने नहीं दिया गया, उद्योगों को दबाया गया, जो हमारे आधुनिकीकरण की दृष्टि से एक बहुत ही प्रतिक्रियावादी कदम था। यानी कि उद्योगों को दबाए जाना एक रिएक्शनरी अप्रोच था, रिएक्शनरी स्टेप था अंग्रेज़ों के द्वारा मॉडर्नाइजेशन के नज़रिए से। ये पिछड़ी हुई नीति थी, यानी कि भारत में औद्योगिकरण ना होने देना एक पिछड़ी हुई नीति थी भारतीयों की दृष्टि से। अंग्रेज़ों के लिए तो अच्छा ही था, इससे भारत औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ता चला गया। इस कारण हम आर्थिक दृष्टि से भी पिछड़ गए। उसके बाद देखेंगे कि अब देखते हैं कि भारत में किस रूप में आधुनिक उद्योग आगे बढ़े, जो मॉडर्न इंडस्ट्री है किस रूप में आगे बढ़े, उसका क्रम देखते हैं हम लोग, जिसमें हम देखेंगे कि आधुनिक उद्योगों पर कैसे प्रभाव पड़ा, यानी कि आधुनिक उद्योगों का विकास कैसे हुआ। आधुनिक उद्योगों के संबंध में ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ जो थी 1947 से पहले, उसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं इस क्रम में कि कैसे आधुनिक उद्योग का विकास हुआ। तो ये जो नीतियाँ थी इस 2 भागों में बांट कर देखेंगे, जिसमें पहला भाग है कि विकास में 2 बातें होती है। इसमें जो सबसे पहले देखेंगे कि किस प्रकार की इंडस्ट्रीज़ थी और इन इंडस्ट्रीज़ पर कैसे किनका मालिकाना हक था। तो सबसे पहले देखेंगे किस प्रकार के उद्योग थे, कौन कौन प्रकार के उद्योग लगे हुए थे। जो इसके अंतर्गत हम देखेंगे बागान उद्योग, प्लांटेशन इंडस्ट्रीज। बागान उद्योग के अंतर्गत आपको चाय कॉफ़ी नज़र आएगा। तीसरा है कोयला, रेलवे, सूती उद्योग। तो और भी उद्योग थे, इसको हम देखेंगे। और यहाँ से कैसे आगे चल के लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, फिर रसायन उद्योग लगते हैं, इसको हम लोग देखने का बात करेंगे, क्योंकि आधुनिक उद्योग वहीं थे और यहाँ से हम लोग रसायन लौह उद्योग में कैसे पहुँचे, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, विकास के अंतर्गत हम देखेंगे कि ये जितने भी उद्योग थे अंग्रेज़ों के हित में थे, क्योंकि अंग्रेज़ों का इन पर मालिकाना हक था और इस वजह से इन उद्योगों में अंग्रेज़ों के जो हित, जहाँ से हित सधते थे, उस तरह की नीतियाँ बनाई जाती थी। उसके बाद देखेंगे कि आज़ादी से पहले इन उद्योगों पर अंग्रेज़ों का अधिकार था और उसके बाद जैसे ही भारत आज़ाद हुआ, ये अंग्रेज़ बेचकर या छोड़कर चले गए। तो यानी कि अंग्रेज़ों के हाथ से निकलकर भारतीयों के हाथ में ये उद्योग आ गया, यानी कि उद्योगों का आधुनिकीकरण, उद्योगों का भारतीयकरण हो गया। आगे और देखते हैं। आगे देखें तो हम देखते हैं कि शुरुआत में कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार शासक बनती है। 1757 यानी प्लासी के युद्ध के बाद से ब्रिटिश जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके हाथ में भारत की बागडोर धीरे धीरे आने लगी थी। उसके बाद हम देखेंगे 1857 में एक क्रांति होती है। उसके बाद से भारत की बागडोर ईस्ट इंडिया कंपनी से निकलकर ब्रिटिश संसद के हाथ में चली जाती है। तो हम इसी क्रम में देखेंगे कि शुरुआत में कंपनी और बाद में ब्रिटिश सरकार शासक बनकर आती है।
परंतु स्वरूप इनका शोषक ही बना रहा, एक्सप्लॉइटर ही बना रहा। यानी कि कंपनी भी भारत का शोषण कर रही थी और सरकार भी, ब्रिटिश सरकार भी भारत का शोषण कर रही थी। ये नीति अपने हित में बनाएंगे, जो भी अपनी नीतियाँ होगी अर्थव्यवस्था से संबंधित आर्थिक नीतियों के अंतर्गत देखेंगे तो हम ये सारी जो नीतियाँ बनाएंगे अपने हित में बनाएंगे, यानी कि ब्रिटेन के हित में बनाएंगे और उपनिवेश का शोषण करेंगे। शोषण की बात उद्योगों पर लागू करें तो हम लोग पहले ये क्या करेंगे, जो भी अपनी नीतियाँ बनाएंगे अपने हित में बनाएंगे और उसके बाद उपनिवेश का शोषण करेंगे। और इस शोषण को अगर उद्योग पर लागू करें तो ऐसी नीति बनाएंगे कि ब्रिटेन के उद्योग फल फूल सके और भारतीय उद्योग या भारत में जो उद्योग है उनका दमन किया जा सके। इसके लिए उन्होंने दो तरीका अपनाया। भारत को कच्चा माल का निर्यातक देश बना के छोड़ दिया, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर देश बना के छोड़ दिया, और वहाँ से जो इंग्लैंड से जो सामान इस कच्चे माल से बनकर इंग्लैंड से जो सामान तैयार होते थे वो भारत भेज देते थे। यानी कि भारत को निर्मित माल का आयातक देश बना दिया। सबसे पहले तो कच्चे माल का निर्यातक बनाया, उसके बाद जो इंग्लैंड में जो निर्मित माल था उसका आयातक बना दिया, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड बना दिया भारत को। ठीक है, इसके लिए क्या किया इन दोनों नीतियों का, इसके लिए भारत से जो भी वस्तुएं निर्यातित होती थी उस पर 400% का टैक्स लगा दिया गया इंग्लैंड में। यानी कि इस दो नीतियों को कामयाब होने के लिए भारतीय वस्तुओं को महंगी होना जरूरी था, भारतीय वस्तुओं को बाज़ार से बाहर होना जरूरी था। इसके लिए क्या किया गया, इंग्लैंड में भारतीय वस्तुओं पर 400% का टैक्स लगा दिया गया। और 400% टैक्स लगाने के कारण ये वस्तुएं इतनी महंगी हो गई कि ब्रिटेन में कोई खरीदार नहीं मिलता इन वस्तुओं का। इससे भारत में ना ही उद्योग पनपा और जो पहले से मौजूद थे वो भी नष्ट हो गए। यानी कि इस नीतियों के कारण जो भारत में नए उद्योग तो पनपे नहीं, लेकिन जो पहले से जो उद्योग थे यानी कि हस्तशिल्प उद्योग थे वो भी नष्ट होते चले गए। ठीक है ना, और पूरी तरह नष्ट होकर बर्बाद हो गए। उसके बाद देखेंगे कि भारत में जो उद्योग है उसे निरुत्साहित किया जा रहा है। इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है कि भारत में जो उद्योग है उसको निरुत्साहित मतलब उसको दबाया जा रहा है। और ब्रिटिश को जो उद्योग है, जो इतने भी उद्योग है भारत में, उसका मालिकाना हक किसको दिया जा रहा है, ब्रिटिश को दिया जा रहा है। तो ब्रिटिश को उद्योगों का मालिकाना हक दिया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। 1750 के बाद देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आर्थिक प्रभाव दिखने लगते हैं। 1750 से आर्थिक प्रभाव भारत में दिखने लगते हैं, परंतु 1760 से 65 से भारत में बागान उद्योग की शुरुआत हो जाती है। बागान उद्योग के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी ये सारे बागान उद्योग के अंतर्गत आते हैं। तो 1760 से 65 के बाद बीच में हम देखेंगे कि बागान उद्योग की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ब्रिटिश पूंजीपति के अधीन था, ये जितने भी बागान उद्योग थे ब्रिटिश पूंजीपति के अधीन था और यहाँ पर मजदूरों का बहुत ज़्यादा शोषण होता है। यानी कि बागान में जो मजदूर काम कर रहे थे ब्रिटिश पूंजीपति उनका शोषण कर रहे थे। सन 1800 एडी से लेकर सन 1900 एडी तक पूरी तरह से हमारे उद्योग अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। जितने भी उद्योग थे अंग्रेज़ों के हाथ में चले गए। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1900 एडी के बाद यू टर्न आता है इस परिस्थिति में, और कुछ घटनाओं के कारण भारतीय उद्योग में चारित्रिक परिवर्तन आने लगते हैं और भारतीयों के हाथ में उद्योग आने लगते हैं। जो उद्योग थे उन पर मालिकाना हक भारतीयों के पास धीरे धीरे आने लगता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि 1885 एडी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है और स्वतंत्रता आंदोलन की यहीं से विधिवत शुरुआत भी मानी जाती है। यहाँ से उद्योग लगाने की मांग की जाने लगी कि भारतीयों को भी उद्योग लगाने दिया जाए। उसके बाद 1905 एडी में लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय थे, उनके काल में वंग भंग आंदोलन हुआ था। ठीक है ना, वंग भंग आंदोलन था। यहाँ स्वदेशी आंदोलन यहाँ से जोर पकड़ गया और इस कारण से क्या हुआ कि हस्तशिल्प को थोड़ा इससे बढ़ावा मिला और स्वदेशी उद्योगों की मांग बढ़ने लगी। उसके बाद तीसरी घटना होती है 1914 की, प्रथम विश्व युद्ध होता है। आप अगर प्रथम विश्व युद्ध नहीं पढ़े हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से पढ़ सकते हैं। ब्रिटेन का अटेंशन अब डाइवर्ट हो गया, भारत से ब्रिटेन का अटेंशन थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। अब ब्रिटेन युद्ध में फंस गया और युद्ध में फंसने के कारण बहुत सारे इसके पैसे बर्बाद हो गए। इस वजह से क्या हुआ कि इसके पास उतने पैसे नहीं रहे कि उद्योगों का विकास करे। इसी समय भारत में उद्योग विकसित होने लगे, भारतीयों के हाथ में उद्योग आने लगे। भारतीयों के हाथ में कुछ उद्योग आए, नए उद्योग लगेंगे। उसके बाद देखेंगे कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू होता है। दोनों टाइम में सभी उद्योगपति
पूंजीपतियों बहुत सारा लाभ कमाए, खास करके यूएसए की संपन्नता बढ़ी थी इस वजह से, ठीक है ना, क्योंकि यूएसए ने हथियारों का निर्माता देश बना था, उत्पादक देश बना था। इस वजह से बहुत सारे ये हथियारों का उद्योग पुष्पित और फलित भी हुआ था 1914 और 1939 के दौरान। उसके बाद देखेंगे कि ब्रिटेन की नीतियाँ धीरे धीरे परिवर्तन आने लगी। अब ब्रिटेन की नीतियाँ धीरे धीरे परिवर्तन क्यों आ रही थी कि 1914 के बाद देखेंगे कि बहुत सारा स्वतंत्रता आंदोलन में तेज़ी आती है। तेज़ी आने के कारण ब्रिटिश नीतियाँ सॉफ्ट होने लगती है, मुलायम होने लगती है। इस वजह से ब्रिटिश की नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और धीरे धीरे जिम्मेवारी उद्योगों के संबंध में भारतीयों को सौंपी जाने लगी। 1914 में की बात करें तो भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में उद्योगों पर नियंत्रण 16% था। वहीं पर 1944 आते आते इसका मात्रा 62% हो जाता है, यानी कि 1944 में भारतीय पूंजीपतियों के हाथ में 62% उद्योग थे भारत के। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1919 एडी में भारतीय परिषद अधिनियम को पारित किया, जिसके अंतर्गत उद्योग को राज्य का विषय बना दिया गया। राज्य अपने अपने क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए स्वतंत्र थे इस अधिनियम के माध्यम से, लेकिन राज्यों के पास उतने धन नहीं थे, इसलिए उतने उद्योगों का विकास नहीं हो सका। फिर 1920 एडी की बात करें तो सरकार कुछ भारतीय उद्योगों को संरक्षण देने के लिए सोचा। अब संरक्षण क्यों दे रहा, आप समझिएगा इनकी चाल को। इंडियन नेशनल कांग्रेस भारतीय उद्योगों संरक्षण की मांग की, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में ये टिक नहीं पाएंगे। जापानी प्रतिस्पर्धा का डर इनको सता रहा था। जापानी प्रतिस्पर्धा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद जापान बहुत ज़्यादा औद्योगिक राष्ट्र बनते चला जा रहा था, बहुत तेज़ी से औद्योगिक राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा था। जापानी प्रतिस्पर्धा की चिंता सता रही थी। अगर उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया गया तो वे भारत में प्रवेश कर जाएंगे और जापानी उद्योग एवं ब्रिटिश उद्योग दोनों को बाहर कर देंगे। इस कारण संरक्षण देने की नीति अपनाई किसने? ब्रिटिश ने। ठीक है ना, मांग तो हमने भी की थी, लेकिन ब्रिटिश भी संरक्षण भारतीय उद्योगों को दिए, क्योंकि जापानी प्रतिस्पर्धा का डर उन्हें सता रहा था। बात करें तो लौह उद्योग, इस्पात उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, कपास उद्योग, दिया सिलाई उद्योग, ये मुख्य उद्योग थे, इनको संरक्षण देने की भी बात कही जा रही थी। 1945 एडी में सरकार की उद्योग की नीति की जो थी, निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। 1945 में सरकार की उद्योग की नीति को जाने तो पहला था कि निजी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, राज्य भी उद्योग स्थापित कर पाएंगे। उसके अलावा तीसरा था मूलभूत उद्योगों की स्थापना, यानी कि इस्पात उद्योग जैसे को मूलभूत उद्योग कहते हैं, इनकी स्थापना की जाए, ऐसी मांग की गई। कि ये मूलभूत उद्योग को परिभाषित करें तो ये उद्योग उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, यानी कि मूलभूत उद्योग उन चीज़ों का उत्पादन करते हैं जो दूसरे उद्योगों के लिए ज़रूरी होता है। ये दूसरे उद्योगों के लिए मूलभूत ढांचा उपलब्ध कराते हैं, फाउंडेशन तैयार करते हैं, जैसे मशीनरी के रूप में और कच्चे माल के रूप में। तो ये मूलभूत उद्योग का विकास करने का प्रस्ताव रखा गया 1945 में सरकार की औद्योगिक नीति में। आगे और देखते हैं। आज़ादी पूर्व भारत का औद्योगिक परिदृश्य पर एक नज़र दौड़ाते हैं। उस समय हमारी इंडस्ट्रीज़ की सिनारियो क्या थी, उसको हम लोग एक बार नज़र दौड़ाते हैं। अंग्रेज़ों के पास औद्योगिक क्रांति के बाद ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया था। ये पूंजी को भारत में लगाना फ़ायदेमंद समझते थे, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा कच्चे माल की उपलब्धता थी। दूसरा कारण था कि भारत में बहुत ज़्यादा श्रम शक्ति थी, जो कि बहुत ही सस्ती थी। इसलिए 1850 एडी के आसपास हमारे यहाँ से फिलीपींस, त्रिनाड टोबैगो, मॉरिशस, यहाँ से मजदूर भेजे जाने लगे, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं, और ये मजदूर आज वहीं के निवासी बनकर रह गए हैं। उसके बाद देखें कि भारत जो था, इंग्लैंड से जो तैयार माल था उसका बहुत बड़ा कंज्यूमर देश बना, बहुत बड़ा बाज़ार बना, जिससे भारत में माल अच्छे से खपत हो सका। उसके बाद संचार के साधन भारत में विकसित हो चुके थे। सड़क, स्टीमर, रेल, ये जो सड़क, स्टीमर, रेल थे व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से विकसित किए गए थे, परंतु इनका उपयोग उद्योगों के लिए संचार का माध्यम उपलब्ध कराने के लिए भी किया जाने लगा। ये इनका उपयोग उद्योगों के लिए जो संचार के माध्यम होते थे उसके लिए भी किया जाने लगा।
चाय, जूट, मैंगनीज का दुनिया के बाजार में खूब मांग थी। इससे संबंधित उद्योग लगाए जाने के लिए लोग सोचने लगे और ब्रिटेन के उद्योगपतियों के लिए ये बहुत अच्छा निवेश स्थल था, क्योंकि इनका अपना शासन था भारत में और इन उद्योगपतियों का सरकार का समर्थन भी था। इसलिए सरकार की नीतियों को ये उद्योगपति प्रभावित भी कर सकते थे। इसलिए भारत में उद्योग लगाना ब्रिटेन के उद्योगपतियों के लिए फायदेमंद था, फायदेमंद का सौदा था। आज़ादी पूर्व भारत के औद्योगिक परिदृश्य पर एक बार नज़र दौड़ाते हैं। देखते हैं कि आज़ादी पूर्व भारत में औद्योगिक परिदृश्य क्या था। यानी कि आज़ादी पूर्व भारत के औद्योगिक परिदृश्य को हम लोग देखते हैं। अंग्रेजों के पास औद्योगिक क्रांति के बाद ढेर सारा धन इकट्ठा हो गया था। ये पूंजी को भारत में लगाना फायदेमंद समझते थे। जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो धन इकट्ठा हो गया था, ये इस पूंजी को भारत में लगाना फायदेमंद समझते थे, क्योंकि भारत में ढेर सारा कच्चा माल था। दूसरा, भारत में बहुत सारी श्रम शक्ति थी और बहुत ही सस्ती श्रम शक्ति थी। इस कारण 1850 AD के आसपास हमारे यहाँ से मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, फिलीपींस, फिजी, यहाँ से मजदूर भेजे जाने लगे, जिन्हें हम गिरमिटिया मजदूर कहते हैं। आज वही मजदूर वहाँ के निवासी बनकर रह गए हैं और वहाँ के राजनीतिक सत्ता पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिए हैं। उसके बाद जो इंग्लैंड से जो तैयार माल आता था, उसके लिए भारत एक बड़ा बाजार का काम करता था। संचार के साधन विकसित हो गए थे, सड़क, स्टीमर, रेल। और ये सड़क, स्टीमर, रेल व्यापारिक और सैन्य दृष्टि से स्थापित किए गए थे, तैयार किए गए थे, परंतु इन संचार के साधनों का उपयोग उद्योग के लिए भी किया जाने लगा। पांचवा, चाय, जूट, मैंगनीज का दुनिया के बाजार में खूब मांग थी। इससे संबंधित उद्योग लगाए जाने लगे और सोचने लगे कि इस तरह का उद्योग लगाया जाना चाहिए। ब्रिटेन के उद्योगपति के लिए यह बहुत अच्छा निवेश स्थल था भारत, क्योंकि ब्रिटेन का भारत में बहुत शासन स्थापित था। ब्रिटेन का भारत में शासन स्थापित था और इन उद्योगपतियों का सरकार से समर्थन भी प्राप्त था। इस कारण उद्योगपति भारत सरकार की नीतियों को भी प्रभावित कर सकते थे। इसलिए भारत में निवेश करना फायदेमंद का सौदा था, फायदे का सौदा था, लाभ का सौदा था। रिपीट हो गया है, थोड़ा सा फंबल हो। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक विकास पर नज़र दौड़ाएं तो सबसे पहला अपना उद्योग आता है बगान उद्योग। यानी कि 1750 AD के आसपास इसकी शुरुआत हो जाती है और 1800 AD के आसपास यानी उसके पूर्वार्ध में नील की खेती शुरू हो जाती है, नील उद्योग की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद चाय उद्योग बंगाल में दार्जिलिंग, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा और नॉर्थ ईस्ट भारत में मुख्यतः उगाया जाने लगा। कॉफ़ी की खेती मैसूर, कुर्ग, नीलगिरी तथा मलाबार के तटीय क्षेत्रों में उगाया जाने लगा। उसके बाद मालाबार के क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्र नहीं, मालाबार के क्षेत्रों में उगाया जाने लगा। उसके बाद कोयला उद्योग को देखें तो रेलवे लाइन बिछानी थी। इसके लिए 1843 AD में पहली कंपनी बंगाल कोयला कंपनी की स्थापना हुई। रानीगंज में कोयला खनन उद्योग का स्थापना हुआ। उसके बाद देखेंगे रेलवे का विकास, महान भारतीय प्रायद्वीपीय रेलवे, इसके लिए पूर्वी भारतीय रेलवे, दोनों का विकास किया गया। उसके बाद चौथा है भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग। भारत का प्रथम कपड़ा मिल था 1853 AD में बम्बई में स्थापित किया गया। इनके मालिक थे कावस जी नाना भाई। उसके बाद देखते हैं कि 1855 AD में रिसरा बंगाल में प्रथम जूट मिल की स्थापना की गई। उसके बाद ब्रिटिश पूंजी का इस पर आधिपत्य था। हम देखेंगे कि सूती वस्त्र उद्योग पर भारतीयों का अधिकार था, जहां पर अहमदाबाद, नागपुर और सोलापुर में सूती वस्त्र उद्योग लगे हुए थे। 1905 AD में लगभग 206 सूती मिल थे और यहां पर लगभग 2 लाख मजदूर काम किया करते थे। आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि औद्योगिक विकास और क्या क्या हुआ। रासायनिक उद्योग की मांग बढ़ी। सन 1900 AD में भारतीय पूंजी पर आधारित कंपनियां बनने लगी रासायनिक उद्योग में, और इंडियन नेशनल कांग्रेस और वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार II ने रासायनिक उद्योग की मांग बढ़ा दी थी। उसके बाद देखेंगे बहुत सारी ज्वाइंट स्टॉक उद्योग बनाई गई, संयुक्त बैंक स्थापित किए गए और भारतीय बीमा कंपनियां आने लगी। यानी कि ये पूंजी पर आधारित उद्योग भारत में अस्तित्व में आने लगे थे। उसके बाद 1915 से 20 AD के बीच में देखें तो भारत में इस्पात के कारखाने के लगने शुरू हो गए थे। 1946 AD में जितने उद्योग थे उसमें 40% श्रमिक जो थे कपड़ा और जूट उद्योग में कार्यरत थे, वहाँ पर काम कर रहे थे। यानी कि आज़ादी पूर्व हमारा प्रमुख उद्योग कपड़ा और जूट उद्योग था।
उसके बाद एक आंकड़े की बात करें कि हमारा औद्योगिक विकास इतना कम कैसे हुआ। आंकड़े के अनुसार आंकड़े से समझे तो 1951 की जनगणना थी, जहां पर हमारी आबादी लगभग 36 करोड़ थी, यानी कि 35.7 करोड़ थी एग्जैक्ट फिगर में। या इस आबादी में से मात्र 23 लाख लोग ही आधुनिक उद्योग में लगे हुए थे, और यह दिखाता है और यह साबित करता है कि आज़ादी पूर्व औद्योगिक क्षेत्र में कितना कम विकास हुआ था। इनफैक्ट कहें तो उद्योगों में कोई खास विकास नहीं हुआ था। अब कारण देखते हैं कि उद्योगों का खास विकास क्यों नहीं हुआ था भारतीय संदर्भ में, उस पर नज़र दौड़ाते हैं। आज़ादी पूर्व भारतीय उद्योगों का विकास क्यों नहीं हुआ, उसको समझते हैं। उद्योग का विकास क्यों नहीं हुआ, कारणों पर नज़र दौड़ाएं तो ब्रिटिश की नीतियाँ इसके पीछे सबसे बड़े जिम्मेवार कारक थी। ब्रिटिशर्स ने हमें संरक्षण नहीं दिया, हमारे उद्योगों को संरक्षण नहीं दिया। इसके बजाय ब्रिटिशर्स को ये ज़्यादा प्रोत्साहित किए, ब्रिटेन की जो कंपनियां थी उसको ज़्यादा प्रोत्साहित किए। भारतीय सामानों पर ब्रिटेन में 400% तक का शुल्क लगाया गया। उसके बाद साम्राज्य वरीयता इंपीरियल प्रेफरेंसेस के कारण भी भारत में उद्योग नहीं लग सके। ये साम्राज्य वरीयता का कारण था कि इंग्लैंड से निर्यात की गई वस्तुओं पर इस नीति के तहत इतना कम टैक्स लगाते थे कि भारतीय बाज़ार में यह सस्ता हो जाता था और भारतीय जो उत्पादन कर रहे थे वो महंगा हो जा रहा था। यानी कि ये जो साम्राज्यीय वरीयता थी, टैक्स लगाने की नीति थी। उसके बाद बात करें मूलभूत उद्योग, बेसिक इंडस्ट्रीज, धातु उद्योग, रसायन उद्योग, इंजीनियरिंग उद्योग, तेल उद्योग, बिजली उद्योग, ये उद्योग आज भी मूलभूत उद्योग हैं। इन उद्योगों को संरक्षण नहीं मिला। इन उद्योगों के पास मशीनें नहीं थी। हमारी निर्भरता मशीनों के लिए ब्रिटेन पर थी। हमारे पास खुद मशीन बनाने की क्षमता भी नहीं थी। इसके पीछे कारण था कि हमारे पास धन का अभाव था। बैंकों से भारतीयों को कर्ज नहीं मिलता था, और मिलता भी था तो ब्याज की दर बहुत ऊंची थी ब्रिटेन के उद्योगपतियों की तुलना में। आगे देखते हैं। अन्य कारणों को देखें तो ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी पक्षपातपूर्ण थी। ये ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी भारतीय उद्योगपतियों को वरीयता नहीं देती थी। पाउंड रुपया जो विनिमय दर था ब्रिटेन अपने पक्ष में रखता था, जिस कारण भारतीय वस्तुएं महंगी हो जाती थी, और भारतीय उद्योगपतियों को जो सामान ढुलाई किया जाता था रेलवे से, उसका भाड़ा ज़्यादा था। ठीक है ना, किराया ज़्यादा था। और तकनीकी शिक्षा और इंजीनियरिंग शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी थी। उस समय के आज़ादी पूर्व भारत में केवल 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, और यहाँ पर 2217 सीटें ही थी। इस तरह उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। एक समरी के रूप में हम लोग देखें तो भारत में स्वतंत्रता पूर्व उद्योगों का विकास क्यों नहीं हो पाया, उसके पीछे कारणों को देखें तो सबसे पहले थी ब्रिटिश पॉलिसीज़, ब्रिटिश की नीतियाँ, इंपीरियल प्रेफरेंसेस, साम्राज्यवादी वरीयता। तीसरी थी लैक ऑफ मनी, धन का अभाव, लैक ऑफ मशीनरी, मशीनों का अभाव, लैक ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज, मूलभूत उद्योगों का अभाव, नो प्रोटेक्शन, भारतीय उद्योगों को कोई संरक्षण नहीं दिया जाता था, ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसी की पक्षपातपूर्ण रवैया, लैक ऑफ मशीनरी। उसके बाद देखेंगे पाउंड रुपये एक्सचेंज रेट। इस कारण से क्या हुआ कि भारतीय वस्तुओं का दाम महंगा हो गया। रेलवे फेयर में भेदभाव, भारतीय वस्तुओं को ढुलाई के लिए रेलवे भारतीयों से ज़्यादा किराया वसूल करती थी। लैक ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, तकनीकी शिक्षा का अभाव। इन सारी कारणों से स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में उद्योगों का विकास नहीं हो पाया। अब देखते हैं कि क्या प्रभाव रहा उद्योगों का। उद्योगों के विकास के सकारात्मक प्रभाव पर नज़र दौड़ाएं तो पूंजीपति वर्ग का हमारे समाज में उदय हुआ, और इन्हीं की पूंजी ने आज़ादी के बाद का मार्ग दिखाया। इन्हीं के पूंजी ने उद्योग के क्षेत्र में हमें मार्ग दिखाया। इस पूंजीपति वर्ग को विश्वास हो गया कि अंग्रेजों को रहते उद्योगों का विकास नहीं हो सकता है। ये आंदोलनों, स्वतंत्रता जो आंदोलन हो रहा था, ये आंदोलनों को समर्थन दिए, जैसे कि टाटा, बिरला, जमनालाल बजाज, यहाँ तक कि बिरला जी के मकान में ही, बिरला जी के आवास में ही गांधी जी ने अंतिम सांस ली थी। उद्योगों से जुड़े लोग विचारों की दृष्टि से प्रगतिशील हो गए थे। इनके पास विश्व दृष्टि थी, चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता थी, नई तकनीक जानने लगे थे ये लोग। इनका दृष्टि
दृष्टिकोण अब अखिल भारतीय हो गया था। इसके बाद देखेंगे कि चौथा श्रमिक वर्ग का उदय हुआ। इनसे भी स्वतंत्रता आंदोलन को ताकत मिली। श्रमिक वर्ग भी स्वतंत्रता आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग की वजह से भारत में एक नई पार्टी की शुरुआत है जिसे मार्क्सवादी पार्टी कहते हैं, जिसकी सबसे पहली स्थापना 1925 में हुई। डिटेल में पढ़ेंगे इन सब चीज़ों को। इसी उद्योग के वजह से समाज में दो वर्ग भारत में भी उत्पन्न हुआ, श्रमिक वर्ग और पूंजीपति वर्ग। इसके अलावा भारत में आर्थिक संगठन भी विकसित हुए। अगर इसके उद्योगों के नकारात्मक प्रभाव को देखें तो क्षेत्रीय असंतुलन पैदा हुआ, क्योंकि कुछ ही क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए। लाभ को देखते हुए कुछ ही क्षेत्र में उद्योग लगाए गए। अब थोड़ा देखते हैं पूंजीपति वर्ग का उदय भारत में कैसे कैसे हुआ। भारत में पूंजीपति वर्ग के उदय के कारणों को देखें तो इस वर्ग का विकास सीधे सीधे उद्योगों के विकास से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास हो रहा है वैसे वैसे पूंजीपति वर्ग विकसित होते जा रहे हैं। ये पूंजीपति वर्ग प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए, उदय हुए। भारत के समुद्री तट पर जितने भी व्यापारी थे ये समृद्ध थे, इनका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आना जाना था। इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे ये समुद्री तटों के आसपास पूंजीपति वर्गों का उदय हुआ। इसमें मालाबार तट बहुत सक्रिय था। अगर बात करें समुद्री तटों में तो पश्चिमी भारत में पारसी व्यापारी बहुत ज़्यादा उत्पन्न हुए, जिसमें कावस जी नाना भाई मौजूद थे, जिसमें जिन्होंने पहली कपड़ा मिल की स्थापना की। उसके बाद टाटा भी पारसी थे। उसके बाद वाडिया ग्रुप जहाज रानी के क्षेत्र में अग्रणी रहे। मारवाड़ी जो हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में थे और गुजराती ये ब्रिटिश व्यापारी उद्योगपतियों के यहाँ काम करते थे। अंग्रेज जब भारत से जाने लगे तो अपने उद्योग इन लोगों को रियायत कीमत पर यानी कम कीमत पर दे के चले गए। कुछ अंग्रेज तो इन लोगों को उपहार स्वरूप भी दे दिए, क्योंकि मारवाड़ी और गुजराती वर्ग बहुत ही निष्ठावान वर्ग था। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन की दृष्टि से ये प्रतिक्रियावादी साबित हुआ, क्योंकि ये अंग्रेजों को मदद करते थे। व्यापारिक दृष्टि से व्यापार को ये बढ़ावा दे रहे हैं, और इस वजह से क्या हुआ कि निष्ठा के जवाब में अंग्रेजों ने इनको उद्योग के रूप में उद्योग के रूप में पुरस्कार दिया। उसके बाद देखेंगे बंगाल के उद्योगपतियों ने बंगाल मर्चेंट ऑफ चैम्बर्स का निर्माण किया। 1887 में इंडियन मर्चेंट ऑफ कॉमर्स की स्थापना हुई और 1909 में मारवाड़ी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की स्थापना बंगाल में हुई, जहां पर जूट उद्योग लगाए जाने लगे। और जो भारतीय भारतीय उद्योगपति थे, गांव के क्षेत्रों में भी दूरदराज इलाकों में उद्योग लगाने लगे, जिससे पूंजीवाद का प्रवेश ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। अब देखते हैं कि भारत में ये तो पूंजीपति वर्ग का उदय था। अब देखते हैं भारत में उद्योगपति वर्ग का उदय कैसे हुआ और क्यों नहीं हुआ, ये भी देखते हैं। बहुत कम हुआ। अब देखते हैं कि हमारे यहाँ उतने उद्योगपति पनप नहीं पाए, पनपे, लेकिन हमारे यहाँ उतने उद्योगपति पनप नहीं पाए। इसके पीछे कारणों को देखें तो तकनीकी क्षमता का अभाव था, प्रबंधन कौशल मैनेजमेंट स्किल का अभाव था, पूंजी का अभाव था, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं था। लेकिन हम देखते हैं कि वर्ल्ड वार फर्स्ट और वर्ल्ड वार टू में इनको उद्योगपतियों को पनपने का मौका मिला, और इन्होंने अपने जब ये मजबूत हुए तो स्वतंत्रता आंदोलन में इन्होंने सहारा भी दिया था। उसके बाद देखें कि राजनीतिक अशांति के दौर में अंग्रेज उद्योग लगाने से हिचक रहे थे, क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेज उद्योग लगाने से हिचक रहे थे। इसी क्रम में उद्योगपतियों को पनपने का अवसर मिला, और ये स्वतंत्रता आंदोलन को जबरदस्त तरीके से उद्योगपति समर्थन भी दिए। समर्थन के लिए ये पार्टी फंड में पैसा देते थे उद्योगपति, अपने स्थान देते थे ताकि पार्टियां सभाएं कर सके। अंग्रेजों का भय अब नहीं रह गया था, और राष्ट्रवादी भावनाएं अर्थव्यवस्था से जुड़ गई थी जो पूंजीपतियों के पक्ष में थी। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण हमारे यहाँ उद्योगपति नहीं उत्पन्न हुए, और ये कुछ कारण थे जिन्होंने उद्योगपतियों को थोड़े बहुत उद्योगपतियों को उदय होने में सहयोग दिया। तो ये रहा अपना ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। अब अगले अध्याय से हम लोग जो कांग्रेस का जो उदारवादी चरण है वहाँ से उसकी शुरुआत करेंगे, और मेन हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन में प्रवेश कर जाएंगे उदारवादी चरण से। ठीक है, तो आज भर के लिए इतना ही रखते हैं। आज भर के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।